नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 23 दिसंबर 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों को आधार बनाकर हम उनकी चर्चा करेंगे। साथ साथ इस चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संभावित प्रश्न होंगे उनकी भी हम उत्तर संरचना की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसे आगामी 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस वर्कशॉप के माध्यम से आगामी 2023 की सिविल सेवा परीक्षा में आप अपने चयन को सुनिश्चित करने के लिए किस रूप में नोट्स बनाएं और उसका रिवीजन बेहतर रूप में कैसे करें, इसके संदर्भ में एक योजना आपको प्रस्तुत की जाएगी। इसका अगर आप पालन करेंगे तो 2023 की सिविल सेवा परीक्षा में आप उत्कृष्ट रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। इस वर्कशॉप का संचालन सुजीत वाजपेयी सर के द्वारा किया जाएगा। आप सभी अभ्यर्थी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के आधार पर अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में करें और इस वर्कशॉप में भाग लेना सुनिश्चित करें। आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं और आज के सत्र में हमारा जो पहला विषय है, शुड द कोर्ट्स क्लोज फॉर वैकेशन। यहाँ पर अलग अलग समय में न्यायालय में जो अवकाश होते हैं उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। यहाँ पर अवकाश के संदर्भ में कुछ विवादित बयान दिए गए थे। उसी संदर्भ में अगर हम देखें तो इसके अलग अलग पक्षों को हम देखेंगे। यह आलेख प्रश्न संख्या 9 पर है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम इसे राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अवकाश का जो विवाद एक तरह से सामने आया, उसका प्रमुख रूप से कारण ये है कि अगर हम केंद्रीय कानून मंत्री की बात करते हैं, किरण रिजिजू की, उनके द्वारा ये कहा गया कि प्रमुख रूप से जो न्यायालय की लंबी छुट्टियां होती हैं तो उसके कारण अलग अलग प्रकार के जो भी मामले हैं, जो वादी हैं, उनको एक तरह से असुविधा होती है और इस तरह की लंबी छुट्टियों पर एक तरह से उन्होंने अपना जो पक्ष है वो रखा था। यहाँ पर आप ध्यान रखें, केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा यह जो बात कही गई, उसी के अगर हम एक दिन के बाद देखें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से यह कहा गया कि शीर्ष अदालत की तरफ से अगर हम वर्तमान के शीतकालीन अवकाश की बात करें तो इसमें कोई भी अवकाश पीठ नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में होली के दौरान आप देखें तो 1 सप्ताह का अवकाश होता है, गर्मियों के दौरान 45 दिन का, और दीपावली और सर्दियों के दौरान अगर हम देखें तो लगभग 2 सप्ताह का अवकाश होता है। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से अवकाश की स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में। अदालत के द्वारा जो भी एक तरह से अवकाश लिए जाते हैं तो उनकी आवश्यकता क्या है, उसके ऊपर जो बहस है वो एक तरह से यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। और आप देखें तो किसी भी कार्य में सामान्य तौर पर आप देखें, जैसे अगर हम निजी क्षेत्र में देखें तो 5 दिन का एक तरह से कार्य दिवस रखा गया है और 2 दिन एक तरह से छुट्टी का रहता है। या बहुत सारे आप देशों में देखें तो वीकेंड पर एक तरह से कार्य न करना और एक तरह से आने वाले सप्ताह के लिए अपने आप को दोबारा तैयार करना, इसके लिए वीकेंड का एक सिद्धांत वहाँ पर रखा गया है और बड़े पैमाने पर इसका पालन भी होता है। तो आप ध्यान रखें, आप लगातार एक तरह से मशीन की तरह काम नहीं कर सकते हैं। आपका दिमाग, आपका शरीर, उसको भी एक तरह से आराम चाहिए अगर आप अपनी क्षमता को बेहतर रूप में उपयोग करना चाहते हैं। और जब हम अदालत की बात करते हैं तो न्यायाधीशों के ऊपर आप देखें बोझ ज़्यादा रहता है, कारण उनको मानसिक रूप में अलग अलग प्रकार के जो विचार विमर्श हैं वो करने के बाद एक तरह से निर्णय करना होता है। उन्हें किसी भी निर्णय पर कई तरीके से अलग अलग पक्षों पर सोच कर निर्णय देना होता है, क्योंकि ये जो निर्णय है किसी व्यक्ति के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। भारत की अलग अलग स्थितियां जो हैं आर्थिक, सामाजिक, उन पर ये प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए न्यायाधीश के जो निर्णय हैं वो बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि न्यायपालिका में अवकाश की आवश्यकता इस रूप में है कि आप अगर न्यायाधीश को आराम नहीं देंगे तो उसके मानसिक रूप में किसी भी निर्णय में सही रूप में जाने की जो स्थितियां उस पर कहीं ना कहीं एक गलत प्रभाव पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि छुट्टी के दौरान आप देखें कि न्यायाधीश कुछ काम नहीं करते हैं। माना जाता है कि अलग अलग प्रकार के जो निर्णय हैं वो लिखने के काम यहाँ पर किए जाते हैं। साथ साथ आप देखें कि जब न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया चल रही होती है तो आप देखें इस तरह के काम न्यायाधीश नहीं कर पाते हैं, तो ये काम छुट्टियों के समय किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम अदालत में सामान्य कार्य दिवस में देखें तो काम का भारी बोझ है। अगर हम केवल सुप्रीम कोर्ट की बात करें, रोजाना 50 से 75 मामले आते हैं और न्यायाधीश अगर आदेश पारित करने के लिए कागजात को बिना पढ़े न्याय करेंगे तो वहां पर प्रक्रिया गलत भी हो सकती हैं। इसीलिए अवकाश का जो समय रहता है वो निर्णय को सही रूप में समझने, पढ़ने और विचार विमर्श करने के लिए एक तरह से रहता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से छुट्टी मनाने जैसी स्थिति नहीं होती है। और आप देखें लगभग साल में 25,000 जो मामले हैं वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने दर्ज किए जाते हैं। तो इस रूप में आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रमुख रूप से
कितना एक तरह से न्यायिक प्रक्रियाओं का बोझ है। और अगर हम वैश्विक तुलना करके देखें तो हम देखें भारत में जो अवकाश की स्थितियां हैं वो काफ़ी कम है। जैसे भारत में अगर हम कार्य दिवस देखें न्यायपालिका में तो 190 से 195 तक है, लेकिन इसकी तुलना में अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वहाँ पर केवल 97 कार्य दिवस हैं। सिंगापुर में अगर हम देखें तो वहाँ पर 145 दिन की छुट्टियाँ होती हैं। यूके में 180 दिन की, कनाडा में 120 दिन की। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से एक तथ्य को देखें तो अदालत प्रतिदिन 10 से 15 निर्णय भारत में देती है अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें। और यही अगर हम अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एक वर्ष में उसके द्वारा अधिकतम 10 से 15 निर्णय दिए जाते हैं। तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट में जो काम एक साल में किया जाता है वो काम भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दिन में किया जाता है। इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट पर जो कार्य का बोझ है उसका अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं तो न्यायाधीशों को आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय के आधार पर ही आप उनसे बेहतर निर्णय की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस रूप में अवकाश की आवश्यकता अवश्य है। और वैश्विक मानदंड में हम पीछे हैं तो ऐसा नहीं है कि भारत में जो न्यायालय के अवकाश होते हैं वो बहुत अधिक ज़्यादा हैं। अब छुट्टियों के दौरान आप देखें जो लंबित मामले होते हैं उनके लिए क्या होगा, क्योंकि इसी मामले में अगर हम देखें तो केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा बात कही गई कि अगर न्यायालय में अवकाश रहता है तो लंबित मामलों के संदर्भ में प्रक्रिया क्या होगी। तो आप देखें कि जो भी बहुत आवश्यक मामले होते हैं उनको एक तरह से अवकाश बेंचों को सौंपा जाता है, जिनको एक तरह से हम बोलते हैं कि ये ऐसी बेंच हैं जो अवकाश के समय काम करती हैं। और अगर अनिवार्य हो जाता है तो अदालतें छुट्टियों के दौरान भी काम करती हैं और मामले का निपटारा करती हैं। और आप देखें कि अवकाश जो बेंच होती है उसमें जमानत, मृत्युदंड, बेदखली, इस तरह के जो मानदंड होते हैं वो निर्णय देखे जाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं उनको अवकाश बेंच में एक तरह से जरूर समाधान दिया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो मई 2018 में अवकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा की मुख्यमंत्री के रूप में जो नियुक्ति है उसको चुनौती देने वाली जो याचिका है उसको रविवार की रात में सुनवाई किया। इसी प्रकार अगर हम महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में देखें तो उनके शपथ के संदर्भ में जो मामला था उस पर शनिवार यानी जो कार्य दिवस नहीं था उस पर न्यायालय ने सुनवाई करी। गोवा में सरकार के गठन की जो सुनवाई थी वो होली की छुट्टियों में 2017 में की गई। अगर बहुत आवश्यक मामले हैं तो अवकाश के समय न्यायालय ने निर्णय दिए हैं, और अवकाश जब रहता है तो उसमें अवकाश बेंचों की स्थिति बनाई जाती है जिससे कि अत्यधिक जो कह सकते हैं आवश्यक मामले हैं उनकी सुनवाई और निर्णय हो पाए। अगर वर्तमान में न्यायालय में अवकाश को लेकर ये विवाद की स्थिति बन रही है तो इसमें क्या भविष्य की स्थिति हो सकती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी लंबित मामले हैं उनको कम से कम रखा जाए, तो अवकाश के ऊपर एक तरह से जो विवाद है वो नहीं होगा। क्योंकि लंबित मामलों की संख्या ज़्यादा है तो हमेशा एक तरह से अवकाश के ऊपर एक विवाद बनेगा कि अगर इतने मामले पेंडिंग हैं तो आप अवकाश क्यों ले रहे हैं। भारत के अगर हम 25 उच्च न्यायालयों की बात करें तो अलग अलग जो लंबित मामले हैं वो लगभग 5.8 मिलियन हैं। और अगर हम न्याय विभाग के नवीनतम आंकड़े देखें तो इन 25 उच्च न्यायालय में 1104 न्यायाधीशों की एक नियुक्ति के लिए स्वीकृति है। लेकिन अगर हम 1 अप्रैल 2022 की बात करें तो 717 न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त हैं और 387 सीटें खाली हैं। तो आप देखें इतने लंबित मामले हैं तो नियुक्तियां एक तरह से समय पर क्यों नहीं हो रही हैं। वर्तमान न्यायाधीश की जो प्रक्रिया है नियुक्ति की, अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उसमें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, साथ साथ हाई कोर्ट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कई एक तरह से पक्ष शामिल हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है और बहुत लंबा समय लगता है, तो उसे हमें आसान करना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया आसान हो तो आप देखें कि जो भी एक तरह से रिक्त स्थान है उच्च न्यायालय में वो जल्दी भरे जाएंगे, तो जो मामले लंबित हैं वो निपटारा समय पर हो पाएगा। साथ साथ अगर हम रिटायर्ड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो उनके उपयोग करने की स्थितियां एक तरह से बढ़ाई जा सकती हैं, यानी उनका जो अनुभव है उसको जगह जगह उपयोग किया जा सकता है अगर उनके कार्य करने की क्षमताओं में किसी तरह की समस्या नहीं है और वो कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी स्थितियां बनती है तो उनका बेहतर रूप में भारत की न्यायपालिका में उपयोग हो सकता है। जैसे अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वो बहुत लंबे समय तक एक तरह से कार्य करते हैं। तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो भारत में एक तरह से आनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप देखें डिजिटलीकरण की प्रक्रिया बढ़े और वर्चुअल एक तरह से जो न्यायालय हैं वो होनी चाहिए। कोविड काल में आप देखें ऑनलाइन इस तरह की अदालतें लगी हुई, तो इस तरह की प्रक्रिया अगर बढ़ेंगी तो लंबित मामले निपटेंगे और अवकाश को लेकर विरोध की स्थितियां नहीं आएंगी। इसी के साथ साथ आप देखें जो लंबित मामले हैं उसमें कई मामले ऐसे हैं जो मध्यस्थता के माध्यम यानी मीडिएशन के माध्यम से हल हो सकते हैं। तो हमें मध्यस्थता के आधार पर अलग अलग जो विवाद हैं उनके समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ेंगी, यानी वैकल्पिक एक तरह से न्याय की जो प्रक्रिया है मध्यस्थता के माध्यम से उसे बढ़ाया जाए। और सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि मध्यस्थता के संदर्भ में कि इसको एक आकर्षक कैरियर के रूप में आगे बढ़ाया जाए।
अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे जो पेशेवर लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो मध्यस्थ के काम में आगे बढ़ेंगे। और ये प्रक्रिया अगर बढ़ेगी तो हम बहुत सारे जो छोटे मामले हैं जहाँ पर न्यायालय के कह सकते हैं निर्णय की आवश्यकता नहीं है, मध्यस्थ के माध्यम से हो सकता है, निर्णय जल्दी हो पाएंगे और इस आधार पर लंबित मामले कम होंगे। तो अवकाश को लेकर जो स्थितियां हैं उस पर कहीं ना कहीं जो वर्तमान में विवाद है वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन किसी भी तरह का जो अवकाश है किसी भी कार्य के तंत्र में, वो व्यक्ति को आगे अपनी क्षमता के अनुसार मजबूती से काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए अवकाश किसी भी कह सकते हैं कार्य की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग माना जाता है। आज का दूसरा आलेख हम देखते हैं, द अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट्स। इस आलेख में प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि जो भी अलग अलग प्रक्षेपण किए जा रहे हैं, खासतौर से अगर हम उपग्रह प्रक्षेपण की बात करें, मान लीजिए किसी भी तरह का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। हर एक उपग्रह की आप देखें तो अपना एक जीवन काल होता है, 5 साल 10 साल, और जैसे उसका जीवन काल एक तरह से समाप्त होता है, वो अनियंत्रित रूप में बिना कह सकते हैं नियंत्रण के वो वायुमंडल में प्रवेश करता है और कभी कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है और पृथ्वी पर भी पहुंचता है। तो ये एक तरह से पृथ्वी पर कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकता है, यानी जान माल दोनों को नुकसान हो सकता है। इसी संदर्भ में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। ये आलेख पृष्ठ संख्या 10 पर है और सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्रमुख रूप से जब हम अनियंत्रित पुनः प्रवेश की बात करते हैं, री एंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें 140 से ज़्यादा जो विशेषज्ञ हैं और अन्य जो कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, उन्होंने आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित एक जो पत्र है उसमें हस्ताक्षर करके कुछ बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय और बहुपक्षीय दोनों तरह से प्रयास होने चाहिए कि अनियंत्रित रूप में जो भी पुनः प्रवेश यानी री एंट्री करने वाले अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं उनको एक तरह से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि इससे पृथ्वी पर जान माल की हानि की स्थिति बन सकती है। जैसे सामान्य तौर पर कोई भी प्रक्षेपण हो रहा है तो रॉकेट के जो अलग अलग पुर्जे होते हैं वो पृथ्वी पर वापस गिरते हैं। अगर वो पूरे नहीं जल पाते हैं तो वो पृथ्वी तक पहुंचेंगे और वो पृथ्वी पर हानि पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आंकड़े में ये कहा गया है कि वर्तमान में 6000 से ज़्यादा उपग्रह हैं जो एक तरह से अलग अलग कक्षाओं में गति कर रहे हैं, जिसमें अधिकतम अगर हम उपग्रह की बात करें तो वो निम्न पृथ्वी की कक्षा में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में एक तरह से गति कर रहे हैं, यानी 100 से 2000 किलोमीटर तक। और अगर हम भूस्थितिक जियो स्टेशनरी कक्षा की बात करें 35,786 किलोमीटर, तो वहां पर कुछ हैं। तो इस रूप में आप देखें लगभग 5000 लॉन्च के माध्यम से 6000 उपग्रह इनको एक तरह से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। जैसे जैसे अंतरिक्ष विज्ञान आगे बढ़ रहा है, इसका उपयोग बढ़ रहा है, अलग अलग देशों के द्वारा प्रक्षेपण की प्रक्रियाएं बढ़ाई जा रही हैं। तो ये जो एक तरह से अलग अलग उपग्रह स्थापित है, इनकी संख्या भविष्य में और बढ़ेगी। इसी के साथ साथ देखें रॉकेट में अब ऐसा तंत्र बन रहा है कि जिनको रीयूज किया जा सकता है, यानी एक रॉकेट के लॉन्च के माध्यम से उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, ये रॉकेट दोबारा वापस आएगा और फिर से प्रक्षेपण कर पाएगा। तो ये प्रक्रियाएं जब बढ़ रही हैं तो रॉकेट के लॉन्च में आप देखें कि जो भी उसमें बूस्टर लगे होते हैं या स्ट्रैप ऑन मोटर होती हैं वो एक तरह से छोड़ी जाती है, उनको गिरा दिया जाता है। तो जैसे जैसे आप रीयूज करने वाले रॉकेट उपयोग करेंगे जिनका बार बार उपयोग हो पाता है, आप देखें लॉन्च की संख्या बढ़ेगी। तो प्रक्षेपण अगर बढ़ेंगे तो आप इस तरह के जो अनियंत्रित पुनः प्रवेश करने वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको कहीं ना कहीं पृथ्वी के वायुमंडल में देखेंगे अधिक संख्या में। तो यहाँ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हम एक प्रक्षेपण की बात करें तो ये स्पेसक्राफ्ट को एक तरह से आगे प्रक्षेपण करके स्थापित करना है। इस प्रक्रिया में आप देखें सबसे पहले चरण में ये सारा भाग बाहर निकलेगा जो एक तरह से प्रारंभिक स्थिति में इसको आगे गति प्रदान करता है। तो ये इतना एक तरह से हिस्सा आपका वायुमंडल में जलकर या कुछ बचा हुआ भाग है वो नीचे एक तरह से गिरेगा पृथ्वी पर। आगे की प्रक्रिया में आप देखें इसमें लगे हुए दो भाग ये एक तरह से जो फेयरिंग कहलाते हैं वो टूटकर बाहर निकलेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया में आप देखें कि स्पेसक्राफ्ट का ऊपरी भाग है वो आगे निकल जाएगा, जो आगे जाकर एक तरह से कक्षा में स्थापित होगा। ये जो बचा हुआ भाग है वो एक तरह से बाहर होगा। तो आप देखें कि पूरे प्रक्षेपण की प्रक्रिया जो 3 चरण में है उसमें कई ऐसे भाग हैं जो अलग अलग इस प्रक्षेपण की प्रक्रिया में बाहर निकलते हैं। यहाँ पर अगर हम रीयूज होने वाले जो भी हमारे एक तरह से रॉकेट तंत्र है उनकी बात करें तो रीयूज होने का मतलब है कि एक बार ये किसी भी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेंगे, ये वापस पृथ्वी पर आते हैं। तो वापस आने की जो प्रक्रिया उसमें भी आप देखें कि आपको गति करनी होती है, तो उसमें भी अलग अलग तंत्र इसी तरह से उपयोग किए जाते हैं। तो वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर आप देखें जो भाग हैं वो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। तो अभी तक ये था कि प्रक्षेपण एक बार हो रहा था, अब एक ही प्रक्षेपण हो रहा है, उपग्रह को स्थापित कर रहा है, पुनः रॉकेट वापस आ रहा है। तो इन प्रक्रियाओं से आप देखें कि जो भी बचे हुए भाग है वो अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी ये बचे हुए भाग हैं
वो एक तरह से हानि पहुंचा सकते हैं। किसी भी प्रक्षेपण में अनियंत्रित रूप में अलग अलग भाग गति करके जो नीचे आते हैं पृथ्वी पर, वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप देखें इनका आकार या किस कोण से गति कर रहे हैं, वायु धाराएं और अन्य जो विशेषताएं होती हैं वो उनके एक तरह से मार्ग को निर्धारित करती हैं। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते वो कहाँ पर गिर रहे हैं, लगभग अनुमान लगा सकते हैं। अंतरिक्ष में कोई भी टूटा हुआ भाग जो अलग हुआ है, मान लीजिए वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो इतना तीव्र घर्षण होता है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि ये कई छोटे टुकड़ों में एक तरह से परिवर्तित हो जाता है। और जितने छोटे टुकड़े होंगे, आप देखें पृथ्वी पर ये उतने ही दूर और कह सकते हैं लंबे क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। तो माना जाता है कि गिरते समय जब वायुमंडल में ये टूटकर छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं, तो ये पृथ्वी पर बहुत लंबे क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं और ये ज़्यादा हानि पहुंचाता है। और आप ध्यान रखें कि जो टुकड़े पूरी तरह से जल जाते हैं उनको लेकर समस्या नहीं है, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो थोड़े बड़े हैं वो पूरी तरह जल नहीं पाते हैं और वो अगर पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा इंटरनेशनल स्पेस सेफ्टी फाउंडेशन ने 2021 की एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर 300 ग्राम से ज़्यादा वजन का कोई भी मलबा है और अगर वो एक तरह से विमान पर गिरता है, तो माना जाता है कि पूरा का पूरा विमान नष्ट हो सकता है और उसमें सभी यात्रियों की मृत्यु हो सकती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत छोटे एक तरह से भार का जो भी कह सकते हैं कि मलबा है, अगर वो अंतरिक्ष से आता है तो कितनी बड़ी हानि पहुंचा सकता है। सामान्य तौर पर आप देखें प्रक्षेपण इस तरह से किए जाते हैं कि रॉकेट के जो टुकड़े हैं वो एक तरह से गिरे कहाँ पर, समुद्री भाग में। आप देखें पृथ्वी पर वैसे भी समुद्र का जो भाग है वो ज़्यादा विस्तारित है, तो इस रूप में वहां पर गिरने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। किसी भी तरह के प्रक्षेपण में जो टुकड़े एक तरह से बचते हैं या निकलते हैं वो समुद्री क्षेत्र में गिरे, इसीलिए जो हमारे प्रक्षेपण केंद्र है वो ज़्यादातर तटीय भागों में होते हैं। जैसे भारत में आप देखें श्रीहरिकोटा, या अगर हम दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना में कोरू जो अंतरिक्ष स्टेशन है, अगर हम उसकी बात करें, अगर समुद्र के पास का क्षेत्र है तो रॉकेट का जो मलबा एक तरह से गिर रहा होगा प्रक्षेपण में वो उतना हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर जमीन पर गिरते हैं तो ये हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि 2003 में अगर हम देखें तो कोलंबिया स्पेस शटल जो एक तरह से अंतरिक्ष में नष्ट हुआ था, उससे अमेरिका के टेक्सास में आप देखें कि ये एक तरह से गोल लोहे के आकार का जो ऑब्जेक्ट है वो गिरा था। तो इस तरह के अगर कोई भाग गिरते हैं पृथ्वी पर तो वो ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। और यही कह सकते हैं कि जो अंतरिक्ष विशेषज्ञ हैं उनके लिए चिंता का प्रमुख रूप से विषय है। हमने 2003 के कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना की जो बात करी, उसी को अगर हम चिंता का आधार बनाएं तो इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं या प्रक्षेपण के जो बचे हुए भाग हैं वो एक तरह से पृथ्वी पर आते हैं, वही वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। यहाँ पर अगर हम आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है जिसमें जो भी इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर पहुंच सकते हैं उसके बारे में खतरे की बात की गई है, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे 2018 में रूसी रॉकेट के जो भाग हैं वो पृथ्वी के क्षेत्रों में गिरे। 2020 और 2022 में चीन की अगर हम लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की बात करें तो उसके भाग इंडोनेशिया, पेरू, भारत और आइवरी कोस्ट के कुछ हिस्सों में देखे गए। इंडोनेशिया में जो भाग गिरा था वो रेफ्रिजरेटर के आकार का था और एक तरह का ईंधन टैंक था और वो खाली था। लेकिन यहाँ पर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर ये ईंधन टैंक ईंधन से भरा होगा तो आप देखें किस तरह से वायुमंडल और स्थल पर एक तरह से हानि पहुंचा सकता है। इस तरह के ईंधन के टैंक अगर वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो प्रदूषण के साथ साथ आप देखें लोगों के जान माल को भी काफी हानि पहुंचा सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले समय में ये 10% जो अनियंत्रित रॉकेट हैं वो एक तरह से री एंट्री के समय ज्यादा हानि पहुंचाएंगे पृथ्वी पर। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें वहां पर जनसंख्या को ज्यादा हानि होने की संभावना है अगर वो एक तरह से पृथ्वी पर स्थलीय भागों में गिरते हैं। समुद्री क्षेत्रों में उतनी हानि की संभावना नहीं है। तो ये जो 10% है ये काफी बड़ा आंकड़ा है, तो यहाँ पर हमें काम करने की आवश्यकता है। अमेरिका में अगर हम देखें किसी भी प्रक्षेपण के बाद जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जो अंतरिक्ष में एक तरह से प्रवेश करके पृथ्वी में आ सकते हैं, उनके संदर्भ में संभावनाओं को 0.01% से कम रखा जाता है जो भी लॉन्च की जाती हैं। और इसके लिए आप देखें अमेरिका में यूएस ऑर्बिटल डेब्रिस मिटिगेशन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जिसको ODMSP कहा जाता है। इसका पालन करके प्रमुख रूप से कोशिश ये की जाती है कि जो भी एक तरह से अलग से मलबा गिरता है किसी भी प्रक्षेपण के द्वारा उससे हानि की संभावना को 0.01% तक रखा जाए। लेकिन आप देखें अमेरिकी वायुसेना और नासा के द्वारा कई बार ये जो मानदंड है उसका पालन नहीं किया गया है और अगर ऐसा होता है तो हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो ऐसा कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है कि रॉकेट के प्रक्षेपण के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्ट वहां पर निकलता है बाहर वो नियंत्रित रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराया जाए। ऐसा कोई बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है और ना ही इस तरह की जो तकनीक है वो बड़े पैमाने पर विकसित है। तो अगर ये दोनों काम हो पाए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता और तकनीक विकसित हो पाए, तो शायद जो भी ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आते हैं उनको हम नियंत्रित रूप में ला सकते हैं। अभी ज़्यादा संख्या अनियंत्रित रूप में है जो ज़्यादा हानि का कारण बन रहे हैं।
अगर हम द लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 की बात करें, यानी उत्तरदायित्व समझौता 1972, तो देशों को जो नुकसान होता है इस तरह के किसी भी डेब्रिस या मलबे के पृथ्वी पर गिरने से, उसका भुगतान करने की आवश्यकता इस कन्वेंशन से है। लेकिन ये एक तरह से ऑब्जेक्ट गिरे नहीं, इसको रोकने को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है। प्रक्षेपण की प्रक्रिया में जो भी ऑब्जेक्ट अलग होते हैं किसी भी रॉकेट से, वो अगर पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं तो वहां पर नुकसान न्यूनतम हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? पहला प्रयास ये है कि डी ऑर्बिटिंग ब्रेक का उपयोग किया जाए। डी ऑर्बिटिंग ब्रेक का मतलब ये रहता है कि किसी भी कक्षा में मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट गति कर रहा है और वो कक्षा से हटकर मान लीजिए वो एक तरह से वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी में आ रहा है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटिंग ब्रेक एक तरह से होना चाहिए कि जब कक्षा का परिवर्तन हो तो यहाँ पर ब्रेक के माध्यम से उसकी प्रक्रियाओं को थोड़ा नियंत्रित किया जा सके। अगर ऐसा हो पाए तो मलबा जो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है वो शायद रुक पाए, और कोशिश ये रहे कि अगर हम ब्रेक के माध्यम से इसकी गति को कम कर पाएं तो ये शायद वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाए और पृथ्वी पर नहीं पहुंचे। साथ साथ अगर पुनः प्रवेश करने वाले भाग हैं तो उसमें अतिरिक्त ईंधन रखा जाए, जिससे कि हम नियंत्रित करके उनको पृथ्वी पर ला पाएं और अनियंत्रित अवस्था में वो ना आए। साथ साथ डिजाइन परिवर्तन करने की आवश्यकता भी है, जिससे कि मलबों का जो निर्माण हो रहा है, यानी रॉकेट लॉन्च में जो भी भाग अलग होते हैं वो कम से कम हो, तो ये डिजाइन का परिवर्तन भी होना चाहिए। और जैसा हमने चर्चा किया, मानव हानि से बचाने के लिए महासागर में प्रमुख रूप से जो भी इस तरह के भाग हैं उनके गिरने की प्रक्रियाएं होनी चाहिए। लॉन्च के लिए जो री एंट्री वाले व्हीकल उनका उपयोग किया जाए, इससे भी माना जा रहा है कि मलबों की प्रक्रियाओं को थोड़ा हम रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि उपग्रह बहुत छोटे बनाए जा रहे हैं, और उस आधार पर आप देखें कि ये जो छोटे उपग्रह हैं बड़ों की तुलना में आप देखें कि वायुमंडल में अगर पहुंचते भी हैं, मान लीजिए 10 साल उपग्रह ने काम कर लिया, अब उसको एक तरह से उसका ईंधन खत्म हो गया, उसको छोड़ दिया गया है, अब वो अनियंत्रित अवस्था में पृथ्वी के वायुमंडल में आ रहा है। अगर वो छोटे आकार का है तो नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा। बड़े आकार का है तो संभावना रहती है। तो आज हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में और निर्माण में इतनी प्रगति हो गई है कि बहुत छोटे उपग्रह से काम चल रहा है। तो ये प्रक्रिया अगर बढ़ेंगी तो जो भी उपग्रह अनियंत्रित रूप में आ रहे हैं वायुमंडल में वो नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी पर किसी भी तरह की हानि की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हाल फिलहाल में भारत के द्वारा एक बहुत आदर्श कह सकते हैं तरीका अपनाया गया, जब 30 अक्टूबर 2022 को उनका एक जो उपग्रह है RIST, अगर हम 2 उपग्रह की बात करें, और ये 300 किलोग्राम का उपग्रह था। इसने लगभग 13 साल तक के लिए भारत को सेवा दी और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको इसरो ने एक तरह से ट्रैक किया, और इसरो 1 महीने से ये देख रहा था कि सुरक्षित रूप में ये कहां पर एक तरह से गिरेगा। इसरो के द्वारा अपने स्वयं के मॉडल में यह परीक्षण किया गया कि अगर ये हमारा उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो अगर नष्ट हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बचता है तो वो कहां पर गिरेगा, और इसके बारे में पूर्वानुमान लगाया गया। और अंतिम रूप में आप देखें तो यह इंडोनेशिया में जकार्ता के पास हिंद महासागर में गिरा। हमने इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से ट्रैक किया जिससे ये निर्धारित हो पाए कि हम इससे ज़्यादा एक तरह से जान माल की जो हानि की स्थिति है उसको रोक पाएं, क्योंकि अगर ये किसी भी तरह स्थल भाग पर गिर रहा होता तो हम शायद इसका अनुमान लगा पाते और वहां पर जो भी बचाव का इंतजाम है वो कर पाते। इस तरह की प्रक्रिया जो भारत ने रिसैट 2 उपग्रह के लिए अपनाई, उसको अपनाकर भी हम देखें तो इस तरह से जो अनियंत्रित अलग अलग भाग अंतरिक्ष से आते हैं या सामान्य तौर पर जो उपग्रह अनियंत्रित रूप में अपने कार्य करने के बाद जब बचते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी तक आ सकते हैं, उनकी प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रमुख रूप से प्रयास ये रहना चाहिए कि जो भी उपग्रह काम करने की स्थिति में नहीं है उनको नियंत्रित अवस्था में एक तरह से नष्ट किया जाए, या तो वायुमंडल में नष्ट होकर, या अगर वो पृथ्वी पर गिर भी रहे हैं तो देखा जाए कि वो समुद्री क्षेत्र में गिरें, तो उनकी ट्रैकिंग करके अगर मान लीजिए स्थल भाग में गिर रहे हैं तो वहां पर जान माल का नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं, रीशेपिंग द वर्ल्ड्स रिस्पॉन्स टू द टेरर मैट्रिक्स। तो वर्तमान में अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की जो स्थितियां विस्तारित हो रही हैं और नए नए रूप में आतंकवाद आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या रणनीति हो सकती है, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर बताई गई है। और ये रणनीति अगर हम देखें तो आलेख में MK नारायणन के द्वारा दी गई है, जो भारत में IB के चीफ रह चुके हैं, साथ साथ भारत के मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। 9 मई 11 की घटना अगर हम USA में देखें जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर थी, और अगर हम 26/11 की घटना भारत में मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था अगर उसकी बात करें, उनके बाद की स्थिति में आप देखें आतंकवादी घटनाओं में नए रूप में परिवर्तन हुए हैं। और आप देखें कि अलग अलग रूप में जो संगठन है वो एक स्थान से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वैश्विक पकड़ को मजबूत किया है, यानी वो बहुत दूर के क्षेत्रों में भी एक तरह से आतंकवादी हमले कर रहे हैं किसी एक स्थान पर बैठकर। इसमें अगर हम बात करें IS, साथ साथ अगर हम बात करते हैं अलकायदा की, तो इस तरह के जो संगठन है वो बड़े पैमाने पर अपने काम को विस्तारित कर रहे हैं।
और यहाँ पर आप देखें इंटरनेट के माध्यम से ये जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा तेजी से विस्तारित हो रही हैं। इंटरनेट का उपयोग करके सोशल नेटवर्किंग साइट या अन्य रूप में जो अलग अलग भाग हैं उनसे लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा है। और आप देखें विकसित देशों से कई लोग अलग अलग तरह की इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए गए हैं और अब देखें तो ये प्रक्रियाएं विस्तारित हो रही हैं। वर्तमान में नए रूप में आतंकवाद की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए प्रक्रियाएं क्या हो सकती हैं या किस रूप में वैश्विक पहल होनी चाहिए उसके संदर्भ में आलेख में बताया गया है। और ये आतंकवाद को एक तरह से हराने के लिए जब भी आपको किसी प्रश्न में कोई रणनीति की बात की जाए इन अलग अलग जो आपके विकल्प हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो आतंकवाद अच्छा है और एक तरह से खराब है ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी आतंकवाद को लेकर जो एक तरह से डबल स्टैंडर्ड है, जो दोहरे मानदंड है, वो समाप्त होने चाहिए। कुछ देशों में अगर हम देखें तो आतंकवादी गतिविधियां जो संचालित कर रहे हैं उनको एक तरह से फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो आतंकवाद की परिभाषा को लेकर ये जो दोहरे मानदंड है पश्चिमी देशों में खास तौर पर अगर हम देखें तो उसको रोकना पड़ेगा। और आप देखें 9/11 की घटना से पहले आतंकवाद को पश्चिमी देश बहुत बड़े पैमाने पर एक कह सकते हैं कि वैश्विक शांति के लिए खतरा है नहीं मानते थे, लेकिन 9/11 का अमेरिका पर जो हमला हुआ उसके बाद आतंकवाद को वैश्विक रूप में एक बड़ा संकट मान लिया गया। अगर हम अफगानिस्तान में देखें तो मुजाहिदीन को तैयार करने में अमेरिका की तरफ से सबसे बड़ा योगदान दिया गया, क्योंकि उस समय उनका एक ही लक्ष्य था कि अफगानिस्तान में जो सोवियत संघ की सेना उसको हटाया जाए। और उन्हीं का कह सकते हैं प्रयास है कि अफगानिस्तान आगे चलकर आतंकवाद के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तो जो भी एक तरह से आतंकवाद में भेदभाव की स्थितियां की जाती हैं वो आतंकवाद को कह सकते हैं पोषण करने की स्थिति है। तो आतंकवाद को समाप्त करना है तो आपको हर प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करना पड़ेगा, एक दोहरे मानदंड समाप्त करने होंगे। दूसरा, आतंकवाद को लेकर आप देखें कि वैश्विक स्तर पर ऐसी कोई कन्वेंशन है, कोई संधि नहीं है। और भारत की तरफ से आप देखें 1990 के दशक में इसके बारे में प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया, लेकिन आज तक वो पारित नहीं हुआ। तो अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पारित कर देते हैं CCIT, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर यह जो व्यापक एक कन्वेंशन होगी इसमें एक तरह से अलग अलग मानदंड दिए होंगे कि क्या आतंकवाद की परिभाषा होगी, कैसे उसका एक तरह से समाधान करना है, अलग अलग देश क्या प्रक्रिया करेंगे, जिस देश के द्वारा आतंकवाद का समर्थन दिया जाएगा या उसको पनाह दी जाएगी उसको कैसे दंडित करना है। ये सारी प्रक्रिया इस तरह की कन्वेंशन में होनी चाहिए। अगर ये होगी तो आतंकवाद का मुकाबला करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हमारे पास एक कानूनी आधार है कि हम कैसे आतंकवाद का सामना करेंगे। अभी वैश्विक रूप में ऐसी एक पहल नहीं है, तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको एक वैश्विक पहल लानी पड़ेगी। वर्तमान में नए युग का जो आतंकवाद है उससे मुकाबला करने के लिए जो भी हमारी एंटी टेरर एजेंसीज हैं उन्हें अपनी कौशल और क्षमताओं को बेहतर करना पड़ेगा। जैसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई हमला करना, जिसको लोन वोल्फ अटैक कहा जाता है, तो इस तरह से एकल रूप में जो हमला करने की स्थिति है, आप देखें कि फ्रांस में इस तरह के हमले हुए, यूके में ऐसे हमले हुए हैं। इस तरह के एकल आतंकवादी की तरफ से जो हमले होते हैं उनको रोक पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको संगठन के रूप में कई लोगों की जो एक मिली भगत है वो नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये नए तरीके का आतंकवाद है। तो यहाँ पर हमें जो भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में या कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के बीच में या अलग अलग देशों के लोगों के बीच में जो संपर्क हो रहे हैं उनमें विस्तृत रूप में जांच करनी पड़ेगी और इसमें अलग अलग देशों की एजेंसी का संपर्क होना चाहिए। जैसे किसी भी देश से अगर नागरिक मान लीजिए सीरिया जाता है और सीरिया में किसी भी तरह से मान लीजिए कोई आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर अन्य देश में पहुंचता है, तो ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में अगर जानकारी है तो उसकी आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सकता है। और बहुत से ऐसे मामले हैं कि लोग इंटरनेट के माध्यम से सीरिया जाने के लिए प्रेरित हुए और गए भी अचानक गायब हो गए और बाद में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। तो ये नए तरह का आतंकवाद है। इसका सामना करने के लिए एंटी टेरर एजेंसीज को नए रूप में प्रयास करने पड़ेंगे और इसमें वैश्विक स्तर पर जो सहयोग है वो बढ़ना होगा और इसके लिए इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की आवश्यकता है। वर्तमान में आतंकवाद आप कह सकते हैं कि एक सक्षम आतंकवाद यानी एनेबल्ड टेररिज्म के रूप में बदल चुका है। जैसे अगर हम सक्षम आतंकवाद की बात करें, एनेबल्ड टेररिज्म की बात करें, तो एक संगठन ए है, उसने किसी बी व्यक्ति को बताया और उसको ब्रेन वॉश किया कि आपको किस लिए आतंकवाद में जाना है। अब सारी गतिविधियां ये कर रहा है, उसका संगठन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस संगठन को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, जबकि ये इसके लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह के जो सक्षम आतंकवाद है वो रिमोट कंट्रोल आतंकवाद जैसी स्थितियां हैं, यानी आतंकवादी गतिविधि बी कर रहा है लेकिन नियंत्रित उसको ए कर रहा है। उसने उसको मानसिक रूप में इस तरह परिवर्तित कर दिया है, उसके विचारों को ऐसा परिवर्तित कर दिया है कि वह आतंकी हमला करने के लिए प्रेरित हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो इंटरनेट का उपयोग करके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका गलत उपयोग हो रहा है।
तो वहां पर अगर अलग अलग देशों की साझेदारी नहीं होगी तो आप इस तरह की स्थितियों को नहीं रोक सकते हैं। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए 3 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। पहला, परिभाषा आतंकवाद की क्या होगी, कौन आतंकवादी है, इसको लेकर एक समानता होनी चाहिए सभी देशों के विचारों में। दूसरी, वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ना चाहिए। और तीसरा, प्रमुख रूप से अगर हम देखें, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अलग अलग जो उच्च तकनीक है उसका उपयोग करके, जो तकनीक का उपयोग करके आतंकवाद बढ़ाए जा रहे हैं, खासतौर से इंटरनेट का, वहां पर रोकथाम की जाए, हवाला के माध्यम से धन का लेन देन रोका जाए। ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो अगर ये हो पाएगा तो हम भविष्य में आतंकवाद को रोकने में सफल हो पाएंगे। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं, इन यूएस एक्शन द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस। यहाँ पर आप देखें, अमेरिका की तरफ से जो भी अलग अलग घटनाएं की जा रही हैं, उससे वैश्विक स्तर पर आप देखें व्यापार की जो स्थितियां हैं उसमें कानून का जो तंत्र है वो समाप्त हो सकता है। तो अमेरिका की तरफ से जो प्रयास हो रहा है उनको रोकने की आवश्यकता है, अन्यथा डब्ल्यूटीओ के माध्यम से दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो प्रक्रियाएं कानूनी रूप में काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं असफल हो सकती हैं। इस आलेख के माध्यम से अमेरिका के द्वारा विश्व व्यापार को किस तरह से एक गैर कानूनी प्रक्रियाओं में आगे बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि अमेरिका के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में एक पैनल की जो रिपोर्ट है उसका फैसला आया है। और डब्ल्यूटीओ का ये जो पैनल है वो किसी भी तरह का, अगर मान लीजिए किसी देश के द्वारा कोई कर लगाया गया है, शुल्क लगाया गया है, उसके विरोध में एक तरह से अपील की जाती है। और अपील होने पर अगर हम देखें तो आप ध्यान रखें, जब डब्ल्यूटीओ में हम विवाद निपटान की बात करते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करते हैं, तो जनरल काउंसिल जो होती है डब्ल्यूटीओ की, जिसमें डब्ल्यूटीओ के सभी देश शामिल होते हैं, वो एक तरह से आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह काम करती है, यानी विवाद निपटारा संस्था। और इसी संस्था के द्वारा, जिसमें डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य होते हैं, उनके द्वारा एक पैनल बनाया जाता है और वो पैनल एक तरह से जांच करके अपना निर्णय देता है जो भी विवाद है। तो वर्तमान में इसी पैनल की रिपोर्ट आई है अमेरिका के खिलाफ, और मामला चीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और तुर्की के द्वारा लाया गया था डब्ल्यूटीओ में। मामला प्रमुख रूप से यह है कि अमेरिका में जो भी स्टील और एल्यूमिनियम आयात करके पहुंच रहा है उस पर 25% और 10% का क्रमशः जो टैरिफ है, ये जो शुल्क है, वो अमेरिका ने लगाया था। ये शुल्क लगाने की जो प्रक्रिया है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में किया गया था। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम डब्ल्यूटीओ के 2 अलग अलग अनुच्छेद की बात करते हैं, अगर एक अनुच्छेद देखें तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गेट का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2(1). इसमें यह कहा गया है कि जो भी एक तरह से बाध्य दरें होती हैं उनसे ज्यादा आप शुल्क नहीं लगा सकते हैं। बाध्य मतलब कि अंतिम रूप में जो टैरिफ की शुल्क की दर होती है, मान लीजिए अंतिम रूप में शुल्क की दर है 20%, तो आप 20 से ऊपर दर नहीं ले जा सकते हैं। या अंतिम रूप में दर मान लीजिए 8% है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये डब्ल्यूटीओ का नियम कहता है अनुच्छेद 2(1) में। अमेरिका के द्वारा एक तरह से इसका उल्लंघन किया गया है, क्योंकि जो अंतिम दर हो सकती है स्टील और एल्यूमिनियम पर, उससे ज्यादा उन्होंने शुल्क लगा दिया है। तो ये डब्ल्यूटीओ के नियम का उल्लंघन है। अगर हम गेट के अनुच्छेद 1 की बात करें तो अमेरिका के द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर जो अतिरिक्त शुल्क लगाए गए हैं उसके कारण आप देखें अलग अलग देशों के जो उत्पाद हैं स्टील और एल्यूमिनियम के, उनमें अंतर हो जा रहा है। तो आप अलग अलग देशों में इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी कुछ देशों से आने वाले स्टील पर शुल्क है, कुछ देशों से आने वाले स्टील पर शुल्क नहीं है। ये भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, जो डब्ल्यूटीओ के नियम में साफ साफ है। तो दोनों नियम का एक तरह से डब्ल्यूटीओ में उल्लंघन हुआ अमेरिका के द्वारा, और इसीलिए चीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और तुर्की के द्वारा केस किया गया, और अमेरिका डब्ल्यूटीओ के पैनल की रिपोर्ट में आप देखें एक तरह से दोषी पाया गया है। तो अमेरिका के द्वारा अगर ये शुल्क लगाया गया है तो क्या अमेरिका ने कुछ आधार माना था? अमेरिका का यह कहना है कि इसी गेट समझौते के अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, उसमें यह कहा गया कि भाई आप टैरिफ या शुल्क है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन टैरिफ या शुल्क बढ़ाने के लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को एक तरह से खतरा हो। तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आप कुछ वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा सकते हैं। अमेरिका के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर यह जो शुल्क लगाने की बात कही गई, इसका पैनल ने एक तरह से विरोध किया। तो डब्ल्यूटीओ के पैनल का यह कहना है कि अमेरिका ने तर्क ये दिया है कि दुनिया में जो भी एक तरह से स्टील और एल्यूमिनियम का उत्पादन बढ़ा है, इस अतिरिक्त बढ़े हुए उत्पादन के कारण हो ये रहा है कि रक्षा उत्पादन बढ़ा है, यानी अलग अलग रक्षा के जो उपकरण है उनका उत्पादन दुनिया में बढ़ा है, और इस कारण से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। यहाँ पर पैनल का यह कहना है कि अमेरिका की तरफ से ये जो तर्क दिया गया ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अनुच्छेद 21(b)(3) की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपातकाल यानी कोई इमरजेंसी स्थिति है
तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है कि दुनिया में स्टील और एल्युमिनियम का उत्पादन बढ़ा है तो बहुत सारे हथियार के उत्पादन तेजी से बढ़ गए हैं, इससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा हो गया। ऐसा प्रमाण अमेरिका नहीं दे सकता है। और अनुच्छेद 21(b)(3) में स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपातकालीन स्थिति है कि आपको लगता है नहीं अचानक खतरा बढ़ा हुआ है, तब आप शुल्क बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो ये जो गंभीरता एक तरह से अमेरिका की सुरक्षा को लेकर बोली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए यह मामला खारिज किया गया है। अब ये मामला अगर खारिज किया गया है तो आप ये ध्यान रखें कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका अब धीरे धीरे एक तरह से अर्थव्यवस्था में नए तरह के तंत्र में आगे बढ़ रहा है। उसकी कोशिश क्या है कि वो अपने उद्योग को संरक्षित करे, और डोनाल्ड ट्रंप के समय यही आगे बढ़ा। 1945 के बाद जो नव उदारवाद की स्थिति थी, उसका यह मानना था कि भाई आर्थिक और सुरक्षा जो कारण है वो अलग अलग काम करेंगे, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और इस रूप में आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के माध्यम से जो भी कह सकते हैं व्यापार को लेकर विवाद है, उनका समाधान किया जाएगा और अलग अलग देशों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति अमेरिका आगे बढ़ा रहा था, और डब्ल्यूटीओ जैसे जो संगठन थे वो इस प्रक्रिया को और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे, और दुनिया में मुक्त व्यापार और निवेश के अलग अलग जो तरीके वो तेजी से बढ़ रहे थे, अलग अलग मुक्त व्यापार समझौते हो रहे थे। और जब नव उदारवाद की स्थिति 1945 के बाद आगे रही, तो अमेरिका यहाँ पर आप देखें सर्वोच्च स्तर पर रहा है, एक सुपर पावर रहा है। अगर हम आर्थिक रूप में देखें, 1945 के बाद नव उदारवाद की जो स्थिति थी, जहाँ पर आर्थिक रूप में सुधार हो रहे थे और सभी देशों को बराबर अधिकार की बात की जा रही थी कि तटस्थ रूप में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम करेंगी, डब्ल्यूटीओ स्वतंत्र रूप में काम करेगा, इसको अमेरिका का समर्थन था, क्योंकि तब तक अमेरिका को यह नहीं लगता था कि चीन उसको टक्कर दे सकता है। लेकिन आप देखें तो नव उदारवाद की स्थिति अब समाप्त हो चुकी है, और वर्तमान में आप देखें तो भू आर्थिक व्यवस्था यानी जियो इकोनॉमिक कंडीशन एक तरह से आ चुकी है। नव उदारवाद की स्थिति समाप्त हो चुकी है ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब यह देखा जा रहा है कि आर्थिक नीतियां और सुरक्षा नीतियां ये आपस में मिल रही हैं। जो देश आर्थिक रूप में सक्षम है वो सुरक्षा या सामरिक रूप में मजबूत हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें चीन की, तो आर्थिक रूप में चीन अमेरिका को टक्कर दे रहा है, अब वो कहीं ना कहीं सामरिक रूप में भी अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आ रहा है। तो ये स्थिति क्या है? ये स्थिति कही जा रही है भू आर्थिक व्यवस्था यानी जियो इकोनॉमिक कंडीशन, और इसको एक तरह से अमेरिका देखें तो प्रमुख रूप से पचाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका को लग रहा है उसका प्रभाव एक तरह से घट रहा है, और इसीलिए अमेरिका को चीन से जो टक्कर मिल रही है, अमेरिका को एक तरह से मुक्त व्यापार का जो तंत्र है अब उसमें उतना भरोसा नहीं है, और वो उसका समर्थन नहीं करता है, और अब वो संरक्षणवाद की स्थिति में चला गया है, यानी अपने उद्योगों को, अपने व्यापार को संरक्षित करना उसका लक्ष्य है। पहले ऐसा नहीं था। वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार को कम करना, संरक्षणवाद को बढ़ावा देना और डब्ल्यूटीओ जैसे संगठन की व्यवस्था पर एक तरह से अमेरिका का भरोसा न होना, ये स्पष्ट हो रहा है। और आप देखें डोनाल्ड ट्रंप के समय ये ज्यादा स्पष्ट था, जो बिडेन इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के द्वारा जिस तरह से वैश्विक स्थिति में मुक्त व्यापार को एक तरह से अब ज्यादा समर्थन नहीं दिया जा रहा है, संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया अगर हम देखें तो आप 2019 के बाद ही देख सकते हैं प्रमुख रूप से, जहां पर अमेरिका के द्वारा जो हमारा विवाद निपटारा संस्था है डब्ल्यूटीओ में, जो सामान्य परिषद होती है जिसमें सभी देश शामिल होते हैं डब्ल्यूटीओ के, उसमें अगर हम देखें तो विवाद निपटान संस्था के द्वारा किसी भी विवाद में आप देखें एक पैनल गठित किया जाता है, और पैनल विवाद में जो निर्णय देता है उसके खिलाफ अगर देश चाहे तो अपील कर सकते हैं, और अपील एक अपीली संस्था में जाती है, अपीलेट बॉडी में। इसमें आप देखें 7 सदस्य होते हैं। इन 7 सदस्यों की जो नियुक्ति है उसको अमेरिका रोक रहा है। वर्तमान में आप देखें अपीली संस्था में कोई सदस्य है ही नहीं, यानी डब्ल्यूटीओ में अगर पैनल का कोई निर्णय है उसके खिलाफ कोई अपील करना चाहे तो अपीली संस्था में कोई भी सदस्य कार्यरत नहीं है। अमेरिका ने लगातार अपनी नीतियों के माध्यम से इस संस्था को एक तरह से निष्क्रिय कर दिया है। तो डब्ल्यूटीओ के माध्यम से व्यापारिक जो स्थितियां एक कानूनी रूप में आगे बढ़ रही थी, अमेरिका इसको कहीं ना कहीं रोक रहा है, और ये स्थितियां दिखा रही हैं कि आर्थिक रूप में अपने आप को अमेरिका ज़्यादा सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहा है। तो नव एक तरह से जो उदारवाद की स्थिति है अब एक तरह से भू आर्थिक स्थिति में बदल चुकी है, जियो इकोनॉमिक, जहां पर आर्थिक और सुरक्षा इस साथ में आ चुके हैं, और अमेरिका को एक तरह से यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप में जो संकट है वो बढ़ सकता है। क्योंकि डब्ल्यूटीओ आप देखें 1995 के बाद से काफी गैर विवादित रूप में काम कर रहा था, उसके निर्णय पर अपील हो रही थी लेकिन निर्णय माने जा रहे थे। लेकिन अमेरिका अगर इसमें इस तरह से नियुक्तियों को रोकता है अपीली संस्था में, तो ये डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व पर कहीं ना कहीं सवाल उठाएगा। आज के अंतिम आलेख को हम देखते हैं, नीड टैक्सोनॉमी डेफिनेशंस टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग। और ये अगर हम देखें तो वर्तमान में आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राय, उनके द्वारा एक तरह से दिया गया बयान है।
अगर आप देखें ग्रीन वॉशिंग, तो इसी साल की जो हमारी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें ग्रीन वॉशिंग के आधार पर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में डिप्टी गवर्नर का ये कहना है कि भाई इसकी जो परिभाषा है वो स्पष्ट कर दी जाए, क्योंकि ग्रीन वॉशिंग का असली रूप में मतलब क्या होता है। देखिए, ग्रीन वॉशिंग अगर हम शब्द की बात करें तो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है जे वेस्टरवेल्ड, जिनके द्वारा 1986 में यह शब्द दिया गया। और उनका यह कहना था कि पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर जो भी स्थिति है अगर आप गलत बताते हैं तो उसको हम एक तरह से ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। जैसे बहुत सारे उत्पाद आप उपयोग करते हैं, उसमें लिखा रहता है केमिकल फ्री हैं, अर्थ फ्रेंडली हैं, नॉन टॉक्सिक हैं, सर्टिफाइड ग्रीन, इको फ्रेंडली है, नेचुरल हैं, बायो एक तरह से उत्पाद हैं, लेकिन जांच करने में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो आप एक तरह से दिखावा करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की स्थितियों का आप पालन कर रहे हैं, वास्तविक रूप में आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था में ग्रीन वॉशिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर डिप्टी गवर्नर आरबीआई की यही कह रहे हैं कि भाई पर्यावरणीय रूप से जो भी स्थायी आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी सूची आप बता दीजिए, परिभाषा स्पष्ट कीजिए, वर्गीकरण कीजिए कि कौन कौन से कार्य एक तरह से आर्थिक रूप में उनको हरित कार्य में हम मानेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्रीन वॉशिंग से बहुत सारी कंपनियां प्रभावित होंगी। वो पर्यावरण के लिए काम भी कर रही हैं लेकिन उन पर गलत रूप में आरोप लगेंगे। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत जो भी एक तरह से विचार अपने व्यक्त कर रहा है और हरित वित्त की व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। आप देखें, भारत सरकार के द्वारा सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। तो हम अगर हरित वित्त को आगे बढ़ा रहे हैं तो हरित क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो उपाय हो रहे हैं वो कौन कौन से माने जाएंगे, ये अर्थव्यवस्था में स्पष्ट होना चाहिए, परिभाषाएं स्पष्ट होनी चाहिए। तभी हम किसी कंपनी के द्वारा इस क्षेत्र में किया गया काम निर्धारित कर सकते हैं। अन्यथा हर प्रकार के काम को हम ग्रीन वॉशिंग में डाल सकते हैं क्योंकि परिभाषा स्पष्ट नहीं है। तो ग्रीन वॉशिंग के माध्यम से धोखा देने की जो प्रक्रिया है वो रुकनी चाहिए, लेकिन जो वास्तविक रूप में काम कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे योगदान दे रहे हैं उनको पहचान मिलनी चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं हरित रूप में जो भी कार्य होते हैं अर्थव्यवस्था में उसकी एक परिभाषा और कैटेगरी बननी चाहिए, जैसा डिप्टी गवर्नर के द्वारा कहा गया है। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, अदालतों में अवकाश की आवश्यकता को बताते हुए लंबित मामलों के निपटारे के लिए सुझाव भी दें। 15 अंकों का प्रश्न है, 250 शब्दों की सीमा में आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, अदालतों में अवकाश की आवश्यकता कार्य दक्षता को बेहतर करने के लिए है। तो ये बिल्कुल आवश्यकता है, ये भूमिका में आप बताएं। मुख्य भाग में अदालतों में अवकाश की आवश्यकता के कारण बताएं। अन्य देशों से तुलना करें कि भारत में अवकाश की स्थिति कम है। और लंबित मामलों के निपटारे के लिए प्रमुख रूप से सुझाव क्या हो सकते हैं, क्योंकि अवकाश की जो सारी स्थिति उस पर जो विरोध है इसीलिए है कि जो मामले लंबित ज़्यादा हैं। लंबित मामले के निपटारे का अगर आप तंत्र बता देंगे तो अवकाश को लेकर कोई विरोध नहीं होगा। निष्कर्ष में आप बताएं, न्यायिक निर्णय दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं, अतः इनमें गुणवत्ता सर्वोच्च होनी चाहिए। इसमें अवकाश एक आवश्यक भूमिका निभाता है। न्यायाधीशों पर बोझ कम करने के लिए रिक्तियों को पूर्ण करना तेज करना होगा। तो ये उनके काम के बोझ को कम भी करेगा और लंबित मामलों का निपटारा करेगा और अवकाश के ऊपर जो विवाद की स्थितियां वो अपने आप रुकेंगी। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश भागों को और तेज करेगी। उपरोक्त कथन के प्रकाश में इनसे होने वाली हानि और रोकने के उपाय बताएं। 15 अंक और 250 शब्दों की सीमा में आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना, भूमिका, वर्तमान में अंतरिक्ष में पुनः प्रवेश भागों की स्थिति बताएं। आप जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं वो दे सकते हैं। मुख्य भाग में अंतरिक्ष में पुनः प्रवेश भागों की स्थिति क्यों बढ़ रही है वो आपको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखें अंतरिक्ष अनुसंधान बढ़ा है, ज़्यादा देश इसमें भाग ले रहे हैं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ रही है, रीयूज व्हीकल बढ़े हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण अंतरिक्ष में जो पुनः प्रवेश भाग हैं, जो री एंट्री वाले ऑब्जेक्ट हैं, वो बढ़े हैं। वर्तमान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं और भविष्य के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं वो आप बताएं। तो वो दोनों स्थितियां आपको एक तरह से बतानी है। निष्कर्ष में आप बताएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधि इस क्षेत्र में सुधार के लिए आवश्यक है। जैसा हमने देखा कि अगर कोई अंतरिक्ष से ऑब्जेक्ट आता है, पृथ्वी पर हानि होती है, तो उसके लिए उत्तरदायित्व के संदर्भ में एक संधि है 1972 की, लेकिन उसको रोकने को लेकर संधि नहीं है। तो हानि हो जाए उसका मुआवजा या भरपाई करने के लिए संधि बनी हुई है, लेकिन वो हानि कैसे रोकी जाए इसको लेकर तंत्र नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि की आवश्यकता है। ये हमारा 23 दिसंबर 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।